राजकुमारी को गलतफहमी थी कि मैं एक गरीब छात्र हूँ जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा पाता है। इसी गलतफहमी में वह हर महीने समय पर मेरे खाते में पैसे भेजती रही पूरे 4 साल तक। फिर कॉलेज खत्म होते ही शेन छिंग्यू ने मुझसे अचानक ब्रेकअप कर लिया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका मोबाइल नंबर बंद हो चुका था। उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट हो चुके थे। 3 दिन बाद उसका वकील मेरे पास आया और मुझे एक दस्तावेज थमा दिया। उस पर लिखा था, शेन छिंग्यू अपनी एक आलीशान विला और 18 करोड़ रुपए की संपत्ति स्वेच्छा से मुझे उपहार स्वरूप दे रही है और वजह कॉलेज के 4 साल के रिश्ते का धन्यवाद। तभी मुझे एहसास हुआ वह सच में मुझे एक गरीब लड़का समझती थी, लेकिन मुझे कभी पैसों की कमी नहीं थी। जब हम साथ थे मैंने कई बार उसे बताया था कि मेरा परिवार भी काफी संपन्न है, लेकिन हर बार वह आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहती, तुम चाहे जितने अमीर हो मुझसे ज्यादा नहीं हो सकते। मैंने कभी बहस नहीं की। आखिर मैं उससे प्यार जो करता था, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसने अचानक रिश्ता क्यों तोड़ दिया? कल तक जो लड़की मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी वह एक रात में इतनी बदल कैसे गई? मैंने खुद को शांत किया और परिवार के संबंधों का इस्तेमाल करके सच्चाई का पता लगवाया। बहुत जल्द मुझे कारण मिल गया। आज उसकी सगाई पेई परिवार के बेटे पेई जुनहेंग से होने वाली थी। मैं तुरंत अपनी कार लेकर वहां पहुंच गया। हॉल में कदम रखते ही मेरी नजर स्टेज पर खड़ी शेन छिंग्यू पर पड़ी। महंगे डिजाइनर गाउन में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। उसकी भौहें लगातार सिकुड़ी हुई थी। मुझे महसूस हुआ वह इस शादी से खुश नहीं है। क्या उसे मजबूर किया जा रहा है? तभी भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, एक किस हो जाए। अगले ही पल पेई जुनहेंग ने आगे बढ़कर शेन छिंग्यू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सहज रूप से एक कदम पीछे हट गई, उसके स्पर्श से बचते हुए। ये देखकर पेई जुनहेंग का चेहरा उतर गया। वह गुस्से में बोला, शेन छिंग्यू इतनी जल्दी अपनी बात भूल गई? उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मजबूरी में एक कदम आगे बढ़ाया। उसी क्षण मेरी नजर उससे मिली। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही सेकंड वह चमक गायब हो गई। तभी स्टेज पर खड़ा पेई जुनहेंग मेरी तरफ घूरते हुए बोला, अरे लड़के, मेरी मंगेतर को बड़े अपनापे से बुला रहे हो। उसकी बात सुनते ही मेरा दिल डूब गया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि हॉल में मौजूद हर इंसान मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता मैं कोई लालची आशिक नहीं था। मेरी और शेन छिंग्यू की मुलाकात कॉलेज के एक क्लब इवेंट में हुई थी। उस दिन मैं इतना भूखा था कि मजबूरी में अपने रूममेट का स्नैक खा लिया। दोस्त मजाक उड़ा रहे थे। तभी शेन छिंग्यू ने यह सब देखा। उसे लगा कि मेरे साथ बदसलूकी हो रही है। वह मेरे लिए खड़ी हो गई और उसी दिन मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद मैं हर दिन उसके पीछे घूमता रहा। कुछ ही समय में हम रिश्ते में आ गए। पूरा कॉलेज बातें करने लगा। लोग कहते थे, शेन छिंग्यू किसी गरीब लड़के को पाल रही है। मैं नहीं चाहता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएं, इसलिए मैंने सच बताने की कोशिश की। दरअसल मेरा परिवार भी काफी अमीर है, लेकिन उसे कभी फर्क नहीं पड़ा। 4 साल तक हमने एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत रिश्ता जिया, इसलिए उसका अचानक मुझे छोड़ देना मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं बस यह जानना चाहता था कि उसके पीछे आखिर वजह क्या थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने सिर्फ इस आदमी से शादी करने के लिए मुझे छोड़ा है? मेरी बात सुनते ही शेन छिंग्यू तेजी से मेरे पास आई और जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने तुमसे जाने को कहा था, समझ नहीं आता क्या? मैंने थप्पड़ से बचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने ऊंची हील पहन रखी थी। मुझे डर था कि कहीं संतुलन बिगड़ने से वह गिर न जाए। मैं खुद पर हंस पड़ा। वह किसी और की होने जा रही थी और मैं अभी भी उसकी चिंता कर रहा था। क्या मैं सच में इतना बेवकूफ था? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम बिना कुछ कहे कैसे चली गई? एक सफाई तक नहीं दी। ये मेरे साथ इंसाफ नहीं है। वह ठंडी आवाज में बोली, घर दिया, गाड़ी दी, और क्या चाहिए तुम्हें? लू शिंग चेंग, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैंने तुमसे प्यार सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुम हैंडसम थे और गरीब भी। तुम्हें कंट्रोल करना आसान था। हमारे जैसे परिवारों में प्यार और शादी अलग अलग चीजें होती हैं। इन 4 सालों के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा पति सिर्फ पेई झिंगांग ही हो सकता है। अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया है, तो यहाँ से चले जाओ। उसकी बातें सुनकर मेरी मुठ्ठियां अपने आप भींच गईं। तो क्या जिस प्यार को मैं सच्चा समझता था वह सिर्फ मेरी एक तरफा भावना थी? मैंने सोचा था कि उसके पास कोई मजबूरी होगी और मैं उसकी मदद कर पाऊंगा, लेकिन अब मेरे सामने सिर्फ जिस प्यार को मैं सच्चा समझता था वह शायद सिर्फ मेरी एक तरफा मोहब्बत थी। मैं सोचता रहा कि उसके पास कोई मजबूरी होगी, कोई ऐसा दर्द जिसे वह मुझसे छिपा रही हो। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन शेन छिंग्यू ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आखिरकार मुझे एक राजनीतिक शादी करनी ही थी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें खुश रहने की दुआ देता हूं। तभी पेई जुनहेंग की ठंडी आवाज गूंजी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? जब यहाँ तक आई गए हो तो हमारी सगाई का गवाह बनकर जाओ, वरना लोग कहेंगे कि तुमने मेरे पेई परिवार की बेइज्जती की है और पूरे हाइचिंग शहर की भी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। कितना घमंडी आदमी था ये। ऐसी अकड़ भरी बातें मैंने पहले भी बहुत लोगों से सुनी थी, लेकिन बाद में जब मैंने उन्हें उनकी औकात दिखाई तो फिर किसी ने मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की। मगर पेई जुनहेंग को मेरे चेहरे पर मौजूद तिरस्कार दिखाई ही नहीं दिया। वह मुस्कुराया और जोर से ताली बजाई। अगले ही पल काले सूट पहने कई आदमी दोनों तरफ से बाहर निकल आए। पेई जुनहेंग मेरी तरफ देखकर बोला, लू शिंग चेंग, खुद जाकर बैठोगे या मैं तुम्हें उठवाकर कुर्सी पर बिठाऊं? तभी शेन छिंग्यू घबराकर बोली, लू शिंग चेंग, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। लेकिन पेई जुनहेंग तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी थी? क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम इस लड़के को बचाने की कोशिश कर रही। मैंने शेन छिंग्यू की तरफ एक लंबी नजर डाली। वह नजरें झुका गई, फिर धीरे से बोली, आज हमारी सगाई है। मैं बस नहीं चाहती कि मेरा अतीत दोबारा सामने आए, वरना लोगों के सामने तुम्हारी बदनामी होगी। जुनहेंग, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। पेई जुनहेंग ने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए आदेश दिया, इसे नीचे ले जाओ और वहीं बैठाकर तमाशा दिखाओ। 4 आदमी तुरंत मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे घेर लिया और हॉल के एक कोने में जाकर बैठा दिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया। अगर ये लोग खेल खेलना चाहते थे तो ठीक है, अब मैं भी यह खेल अंत तक खेलूंगा। कुछ देर बाद कुछ अमीर जादे लड़के मेरी तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर ही समझ आ गया ये पेई जुनहेंग के दोस्त होंगे। एक लड़का हंसते हुए बोला, तू भी कमाल है यार, चुपचाप जिंदगी जी लेता तो क्या बिगड़ जाता, यहाँ आकर खुद ही अपनी बेइज्जती करवाने चला आया। दूसरा लड़का बोला, क्या तुझे सच में लगा था कि शेन छिंग्यू तेरा साथ देगी? सच्चाई सुनना चाहता है आज, अगर तू खुद नहीं भी आता। तभी भाई जुनहेंग तुझे छोड़ने वाला नहीं था। आखिर कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी मंगेतर के साथ 4 साल बिताने वाले लड़के को जिंदा छोड़ दे? इतना कहते ही सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मैं बस अपना मोबाइल देखता रहा। उनकी बातें सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए वे सब सिर्फ मस्खरे थे। सगाई का कार्यक्रम जल्दी ही खत्म हो गया। अब मेहमान खाना खा रहे थे, शराब पी रहे थे और एक दूसरे से रिश्ते मजबूत कर रहे थे। इसी दौरान मैंने पेई परिवार के बारे में कुछ जानकारी जुटाई। हाँ, वे हाइचिंग के सबसे अमीर परिवारों में से एक थे, लेकिन उनके पास कोई गहरी विरासत या पुरानी प्रतिष्ठा नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो वे नए पैसे वाले लोग थे। उन्होंने राजधानी के बड़े लोगों से संबंध बनाकर कई बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए थे और उसी दम पर रातों रात अमीर बन गए थे। लेकिन इसके बावजूद वे कभी हाइचिंग के असली बड़े परिवारों के दायरे में जगह नहीं बना पाए, इसलिए उन्हें शेन परिवार से शादी करनी पड़ी। दोनों परिवार एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। पेई परिवार को ऊंचे समाज में प्रवेश चाहिए था और शेन परिवार को पैसा। तभी मेरे बगल में एक लड़की आकर बैठ गई। उसका चेहरा शेन छिंग्यू से काफी मिलता
मिलता जुलता था। वह धीरे से बोली, मेरा नाम शेन चिंगू है, मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की छोटी बहन हूँ। उसने तुरंत होंठों पर उंगली रखी। अब एक शब्द मत बोलना, बस मेरे साथ चलो। मैं हैरान रह गया, क्या मेरी मदद करने आई हो? वह झुंझलाकर बोली, कम बातें करो, अगर आज यहाँ से नहीं निकले तो तुम जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे, जल्दी चलो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कई काले सूट वाले आदमी हमारे चारों तरफ आकर खड़े हो गए। अब निकलना नामुमकिन था। शेन चिंगू ने गहरी सांस ली, फिर दुखी आवाज में बोली, लू शिंगचेंग, तुम्हें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम अचानक वापस नहीं आते तो शायद मेरी बहन को उस मोटे और घटिया आदमी से शादी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे, लेकिन मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पूरे हॉल में अचानक हलचल मच गई। सबकी नजरें मुख्य दरवाजे की ओर घूम गई। मैंने भी उधर देखा। 7-8 युवा लड़के और लड़कियां अंदर आ रहे थे। वे सभी बहुत कम उम्र के लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर असाधारण आत्मविश्वास और ठहराव था। और सबसे आगे चल रहा युवक सिर्फ 20-22 साल का दिखाई देता था, फिर भी उसके शरीर से एक अजीब दबदबा महसूस हो रहा था। उसे देखते ही पेज उन्हें के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। वह दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। यंग मास्टर, आखिरकार आप आ गए, आपके बिना तो मेरी सगाई अधूरी रह जाती। लेकिन उस युवक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर सीधे शेन चिंगू पर जा टिकी। फिर उसने शांत स्वर में पूछा, तुम ही शेन चिंगू हो? शेन चिंगू एक पल के लिए चौंक गई, फिर धीरे से सिर हिला दिया। युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई और उसी पल मुझे एहसास हुआ वह आदमी कुछ बहुत बड़ा राज छिपाकर। शाओ साहब, आप आखिरकार आ ही गए, वरना मेरी सगाई की दावत में कुछ कमी सी रह जाती। लेकिन शाओ मुच्चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारा नाम शेन चिंगू है? शेन चिंगू एक पल के लिए चौंक गई, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ये सुनते ही शाओ मुच्चेन का रवैया थोड़ा नरम पड़ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने खुद को बहुत अच्छे से छिपाकर रखा था, नहीं तो हमारी मुलाकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पेई जिंगहेंग ने यह बात सुनी तो उसे लगा कि शाओ मुच्चेन उसकी तारीफ कर रहा है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत मौजूद लोगों से परिचय कराने लगा। दोस्तों, ये हैं राजधानी के शाओ परिवार के शाओ मुच्चेन, असली राजकुमार। और शाओ परिवार ही हमारे पेई परिवार का सबसे बड़ा सहारा है। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। अचानक उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। ओए लड़के, किसने हिम्मत दी तुझे? शाओ साहब सामने खड़े हैं और तू अभी भी बैठा हुआ है। एक पल में सभी की नजरें फिर मुझ पर टिक गई। उनके चेहरों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। उनकी नजर में राजधानी का राजकुमार सामने था और मैं सम्मान में खड़ा भी नहीं हुआ था। उन्हें पूरा यकीन था कि अब मेरी खैर नहीं, लेकिन मैं आराम से अपनी जगह बैठा रहा। हल्की मुस्कान के साथ मैंने शाओ मुच्चेन से पूछा, क्या मुझे सच में खड़ा होना चाहिए? शाओ मुच्चेन पहले तो ठिठक गया, लेकिन जैसे ही उसने मुझे पहचाना उसका चेहरा फक पड़ गया। दूसरी तरफ पेई जिंगहेंग को उसकी हालत का अंदाजा तक नहीं था। वह हंसते हुए उसके पास आया। शाओ साहब, ये मेरी मंगेतर का एक्स बॉयफ्रेंड है। सीधी भाषा में कहूँ तो एक नाकाम आशिक। मैंने इसे यहाँ सिर्फ तमाशा बनाने के लिए छोड़ा है। मेरा एक डॉग फार्म है, सोच रहा हूँ इसे शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दूं। पेई जिंगहेंग। शेन चिंगू गुस्से से बोली, तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो लू शिंगचेंग को छोड़ दोगे। पेई जिंगहेंग ठंडी हंसी हंसा। तो क्या हुआ? जब ये खुद चलकर मेरे सामने आ गया है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? शेन चिंगू ने बहस करना छोड़ दिया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ चली आई। बेबस मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया। लू शिंगचेंग, तुम आखिर कब मुझे चैन से रहने दोगे? मैं मुस्कुरा पड़ा। चिंगू, तुम भी ना कब यकीन करोगी कि तुम्हारा आदमी बहुत ताकतवर है? इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार उसने मुझे नहीं रोका। उसकी आंखें भर आईं। शिंगचेंग, शायद मैं तुम्हें अब बचा नहीं सकती। अब सिर्फ एक रास्ता है, मुझे बंधक बना लो और यहाँ से भाग जाओ। जो पैसे मैंने दिए हैं उन्हें लेकर जितना दूर जा सकते हो चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सुरक्षित रहो। मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया। वह अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। शायद मैंने अपनी पहचान जरूरत से ज्यादा छिपाकर रखी थी। उसी समय पेई जिंगहेंग के बॉडीगार्ड मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हॉल के सभी वेटर और सर्विस स्टाफ अचानक आगे आ गए। दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए। कुछ ही मिनटों में सारे बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े थे। यह दृश्य देखकर पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। मैं आराम से सोफे पर बैठा पैर पर पैर चढ़ाए सब कुछ देख रहा था। अब मेरे चारों ओर ऐसा दबदबा था कि कोई भी मुझे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पेई जिंगहेंग काफी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर गुस्से में चिल्लाया, हरामी, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ये मेरी जगह है। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। मैं समझ गया, तुमने शेन चिंगू के दिए पैसों से इन लोगों को बुलाया है ना? उसे क्या पता, मैं हॉल में आने से 1 घंटे पहले ही यहाँ के सारे स्टाफ को अपने लोगों से बदल चुका था। पेई जिंगहेंग ने तुरंत शाओ मुच्चेन की तरफ मुड़कर कहा, शाओ साहब, अपने बॉडीगार्ड मुझे उधार दे दीजिए। आज मैं उस लड़के को खत्म कर दूंगा। लेकिन शाओ मुच्चेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसके बजाय वह सीधे मेरी तरफ बढ़ा और सबके सामने झुककर बोला, चैन भाई। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पेई जिंगहेंग तो लगभग भागता हुआ उसके पास पहुंचा। शाओ साहब, ये क्या हो रहा है? तभी छटाक, शाओ मुच्चेन का एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। पेई जिंगहेंग लड़खड़ा गया। शाओ मुच्चेन की आंखों में गुस्सा भरा था। पेई जिंगहेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेन भाई की औरत पर नजर डालने की? आज मैं खास तौर पर तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। पेई जिंगहेंग पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। शाओ साहब, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? वो तो बस एक मामूली लड़का है। मामूली लड़का? शाओ मुच्चेन गरज उठा। चुप रहो। राजधानी के लू परिवार का नाम नहीं सुना तुमने? चेन भाई लू परिवार के इकलौते वारिस हैं। ही बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह पूरे हॉल में बिजली की तरह कड़क गई। ये सुनते ही बुई तुअनहेंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और तभी भीड़ में से लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। ये लो फैमिली कौन सी है? क्या ये सच में इतनी पावरफुल है? पता नहीं, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। अरे बेवकूफ, तू बीजिंग की लुओ फैमिली को नहीं जानता। वे पूरी दुनिया के सबसे बड़े और छुपे हुए बिजनेस टाइकून हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा कोर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर उनका ही कंट्रोल है। उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी पावर है। ग्लोबल लेवल पर कई सेक्टर्स के रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे, यह लुओ फैमिली के मूड पर डिपेंड करता है। क्या सच में? तो फिर शिन चिंगू का दिमाग खराब था क्या? जब उसके पास ऐसा बॉयफ्रेंड था तो वह बुई तुअनहेंग की धमकियों से क्यों डर रही थी? भीड़ की बातें लगातार बढ़ती जा रही
थी और शिन चिंग वू के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी काफी बदल चुके थे। वह काफी देर तक शौक में मुझे घूरती रही। मैंने बेबस होकर उसकी तरफ देखा। चिंग वू, मैंने तुमसे कई बार कहा था कि मेरी फैमिली बहुत अमीर है, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे लगा कि इससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने सोचा था कि शादी के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। किसे मालूम था कि तुम इतनी नादान बन जाओगी कि मुझे बचाने के चक्कर में इस सुअर जैसे आदमी के चंगुल में फंसने चली थी। ये सुनकर शिन चिंग वू की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते रोते मुस्कुराने लगी। मैंने आगे कहा, चिंग वू, तुम खुद ही सोचो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, तो पूरे 4 साल के कॉलेज में किसी भी लड़के की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि वो तुम्हें प्रपोज कर सके? शिन चिंग वू ने चौंक कर पूछा, शिंग चेन, क्या यह सब तुमने ही अरेंज किया था? लेकिन श्याओ मू चेन ने तो अभी कहा कि तुमने मुझसे यह सब छुपा कर रखा था। मैंने जवाब दिया, उन सबको तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता था, लेकिन मेरी परमिशन के बिना किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो तुमसे फालतू बात कर सके। और जो लोग तुम्हें प्रपोज करने का सोच भी रहे थे, उन्हें मेरे आदमियों ने बहुत पहले ही डराकर पीछे हटा दिया था। जिस विला में हम रहते थे वो भले ही तुमने खरीदा था, लेकिन उसके सारे स्टाफ और सर्वेंट्स असल में भेष बदले हुए मेरे बॉडीगार्ड्स थे। यहाँ तक कि तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है वह भी बचपन से मेरे साथ ही पली बड़ी है। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगी और मैं नहीं चाहता था कि तुम पर कोई प्रेशर आए। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही सब सच बता देता, ताकि तुम्हें बुइटुअन हैंग की धमकियां ना सुननी पड़ती। इसके अलावा मैंने शिन फैमिली के मैटर्स में कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना बुइटुअन हैंग को यह सब ड्रामा करने का मौका ही नहीं मिलता। ये लोग यही चाहते थे ना कि शिन फैमिली का बिजनेस फिर से खड़ा हो जाए। लुओ फैमिली के लिए यह काम बस एक फोन कॉल का है। इतना कहकर मैं बुइटुअन हैंग की तरफ मुड़ा और मेरी आवाज में एक ऐसा प्रेशर था जिसे टाला नहीं जा सकता था। बुई यंग मास्टर, तुम्हारा घमंड तो बहुत 7वें आसमान पर था ना? बुइटुअन हैंग तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। लुओ यंग मास्टर, मुझे सच में आपकी असली आइडेंटिटी नहीं पता थी। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो मुझे 100 जन्म में भी आपसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए। वह रोते बिलखते हुए लगातार फर्श पर अपना सिर पटक कर भीख मांगने लगा। इसके बाद मैंने अपने बगल में खड़ी शिन चिंग वू की तरफ देखा और पूछा, क्या इसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? उसने कहा, शिंग चेन, सुबह जब मैंने तुम्हें सुलाया था उसके तुरंत बाद मैं इस सगाई के लिए भाग कर आई थी। बुइटुअन हैंग ने मेरी एक उंगली को भी टच नहीं किया है। यह सुनकर मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। मैंने पास खड़े बॉडीगार्ड्स को आंखों से इशारा किया। उन्होंने तुरंत फर्श पर सिर रगड़ते हुए बुइटुअन हैंग को घसीटकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। बुइटुअन हैंग के रोने की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और हॉल के गेट के बाहर जाकर पूरी तरह गायब हो गई। यंग मास्टर लो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। बैंक्वेट हॉल से निकलने के बाद मैं शिन चिंग वू के साथ सीधे शिन फैमिली के घर गया। शिन चिंग वू के पेरेंट्स से मैं हॉल में पहले ही मिल चुका था। उस समय उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी और उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और हिकारत थी। लेकिन अब जब उन्हें मेरी असली आइडेंटिटी पता चल चुकी थी तो मैं साफ देख सकता था कि वे अंदर से बेहद एक्साइटेड थे पर खुद को कंट्रोल करने का नाटक कर रहे थे। मैं उनकी सोच अच्छे से समझता था। वे बस मेरे सामने खुद को थोड़ा गंभीर और डिग्निफाइड दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं उन्हें छोटा ना समझूं। बेशक मेरे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। आखिर शिन फैमिली का लेवल मेरे सामने इतना छोटा था कि मुझे उनकी सोच पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं शिन फैमिली के लिविंग रूम के सोफे पर आराम से बैठ गया और बहुत ही कैजुअल टोन में बोला, मुझे पता है कि शिन फैमिली हमेशा से अपना खोया हुआ बिजनेस और रुतबा वापस पाना चाहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बस आधा महीना दीजिए। मैं लुओ फैमिली के सोर्सेज एंड फंड्स शिन फैमिली की तरफ डाइवर्ट कर दूंगा जिससे शिन फैमिली हाई चेंग में मजबूती से खड़ी हो सके। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शिनबा वियन ने अचानक मेरी बात बीच में ही काट दी। दरअसल हमारी शिन फैमिली की असली सोच यह है कि हम सीधे बीजिंग के मार्केट में कदम रखें और वहां खुद को डेवलप करें। मैंने अपना हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। अंकल शिन फैमिली को आगे बढ़ाने की आपकी चाहत मैं समझ सकता हूं, लेकिन जब पैर जरूरत से ज्यादा लंबे फैलाए जाएं तो इंसान बहुत बुरी तरह गिरता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। हर काम को एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ करना चाहिए। बीजिंग की पॉलिटिक्स और मार्केट बहुत गहरे हैं। शिन फैमिली की करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप वहां कदम रखेंगे तो बड़े बिजनेसमैन आपको जिंदा निकल जाएंगे। ये सुनते ही लिन पोंगची ने तुरंत अपनी भौहें सिकाड़ ली और गुस्से में बोली, अगर चिंगवू की शादी बुइटुअन हैंग से हो जाती तो हमारी शिन फैमिली श्याओमू चेन के कनेक्शंस का यूज करके तुरंत बीजिंग में सेटल हो सकती थी। क्यों? क्या आपकी लुओ फैमिली उस श्याओ फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल है जो आप हमारी शिन फैमिली को बीजिंग में एंट्री तक नहीं दिला सकते? ये देखकर शिन चिंगवू बहुत ही एम्बेरेस्ड फील करने लगी और बीच में बोलते हुए बोली, मम्मी पापा प्लीज इस मामले में शिंग चेन की बात मान लीजिए, अब आगे कुछ मत कहिए। लिन पोंगची भड़क गई, चिंगवू तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है और तुमने अभी से बाहर वालों का साइड लेना शुरू कर दिया। मिस्टर लू, आज मैं अपनी बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप शिन फैमिली को तुरंत बीजिंग ले जाकर डेवलप नहीं करवा सकते तो आपके और चिंगवू की शादी की बात यहीं खत्म समझो। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अब मुझे समझ आया कि शिन फैमिली का यह हाल क्यों हुआ था। ये दोनों मियां बीवी इतने शॉर्ट साइटेड और लालची थे कि वे सिर्फ शॉर्टकट के बारे में सोच रहे थे और करंट सिचुएशन को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। मैं जैसे ही जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, शिन चिंगवू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फर्म आवाज में अपने पेरेंट्स से कहा, मम्मी पापा हमारी शिन फैमिली बीजिंग की एलीट सोसाइटी में कभी फिट नहीं हो सकती। अगर हम शिंग चेन के कनेक्शंस के दम पर वहां जबरदस्ती
जबरदस्ती घुस भी गए तो लोग हमें नीची नजर से देखेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और यहाँ तक कि हमें लो फैमिली को टारगेट करने का एक वीक पॉइंट बना लेंगे, जिससे शिंग चेन की फैमिली पर भी मुसीबत आ सकती है। हमें अभी जो करने की जरूरत है वह यह है कि हम शांत रहें और हाई चेंग में अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा 10 साल लगेंगे और हम अपनी खुद की ताकत के दम पर बीजिंग के मार्केट में एंट्री कर लेंगे। शिनबा वियन चिल्लाया, चिंगवू, अब तू मुझे जिंदगी जीना सिखाएगी, मैं तेरा बाप हूँ। अपने पिता का यह एटीट्यूड देखकर शिन चिंगवू को भी अब बहुत तेज गुस्सा आ गया। पापा, अगर उस समय आपने अपनी जिद न की होती तो शिन फैमिली के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ना हुआ होता और न ही आज हमारी फैमिली का यह बुरा हाल होता। दादाजी भी इसी सदमे की वजह से तड़प तड़प कर इस दुनिया से नहीं जाते। आप अभी तक अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आए? ये कहने के बाद शिन चिंगवू ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे गेट की तरफ बढ़ गई। शिंग चेन, चलो यहाँ से चलते हैं। इन लोगों के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, इनसे बहस करना एकदम बेकार है। ये थी असली शिन चिंगवू जिसे मैं जानता था, हर काम को पूरे कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ करने वाली और हमेशा सही डिसीजन लेने वाली। होटल जाने के रास्ते में मैंने उससे शिन फैमिली के साथ पास्ट में हुए उस फ्रॉड के बारे में पूछा। शिन चिंगवू ने मुझे शॉर्ट में पूरी बात बताई। बात दरअसल यह थी कि सालों पहले बीजिंग की एलीट सोसाइटी के बाहरी सर्कल में एक आदमी घूमता रहता था जो वहां के कुछ बड़े लोगों को जानने की वजह से खुद को बहुत 30 मार खां समझता था। उसने उसके पापा को झांसा देकर एक बड़े प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करवा दिया और कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो शीन फैमिली बहुत आसानी से बीजिंग की हाई सोसाइटी में एंट्री कर लेगी। उस समय फैमिली में सबने इस बात का अपोजिशन किया था, लेकिन उसके पापा जिद पर अड़े रहे और इन्वेस्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि वे कंगाल होते होते बचे। उस इंसिडेंट के बाद से उसके पापा के सिर पर जैसे कोई भूत सवार हो गया। वह हर समय बस यही सोचते रहते थे कि किसी भी तरह बीजिंग की एलीट सोसाइटी में कदम रखा जाए, जैसे वहां एंट्री करके ही उनका पुराना खोया हुआ सम्मान वापस मिल पाएगा। मैं समझ गया था, असल में लोकल फैमिलीज के लिए बीजिंग की हाई सोसाइटी में एंट्री करना एक बहुत बड़ा जुनून बन जाता है, लेकिन जो फैमिलीज सच में लोकल लेवल से उठकर बीजिंग में सक्सेसफुली सेटल हो पाई हो, ऐसी फैमिलीज न के बराबर है, क्योंकि हर एलीट सोशल सर्कल का नेचर बाहरी लोगों को रिजेक्ट करने का होता है, खासकर बीजिंग की हाई सोसाइटी का। जो लोग सबसे कीमती और बड़े सोर्सेज पर कब्जा जमाए बैठे हैं, वे भला क्यों चाहेंगे कि कोई बाहरी आकर उनके काम में दखल दे। लेकिन लगभग हर साल बीजिंग के कुछ लोग इस एलीट सर्कल में एंट्री दिलाने का लालच देकर इन जुनूनी लोकल फैमिलीज को अपने जाल में फंसाते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए श्याओमू चेन को ही देख लो। उसने जिस फैमिली को अपने जाल में फंसाया था वह बुई फैमिली थी। अब भले ही बुई तुअनहेंग को हाई चेंग का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है, लेकिन यह सबसे अमीर होने का टैग सिर्फ एक खाली दिखावा है। बुई फैमिली जो भी पैसा कमाती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें श्याओमू चेन को कमीशन के तौर पर देना पड़ता है। सच कहूं तो ऐसे काम मैंने भी पास्ट में कई बार किए हैं, लेकिन जिन लोगों को मैंने अपने जाल में फंसाया वे सब गलत इरादे रखने वाली फैमिलीज थी और एंड में मैंने उन सबको उनके कर्मों की पूरी सजा दी। होटल पहुंचने के बाद शिनचिंगू मेरी बाहों में सिमट गई और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, शिंगचेन, तुम अचानक इस रूप में सामने आए हो कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें कभी सच में जानती ही नहीं थी। पहले वाले तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह थे जो कभी बड़ा ही नहीं होना चाहता था और रोज बस मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, लेकिन अब तुम इतने समझदार और मैच्योर दिख रहे हो। आखिर तुम्हारा असली रूप कौन सा है? मैंने कहा, ये दोनों ही मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ रहते हुए ही मैं अपना सबसे प्योर और रियल रूप दिखा पाता हूँ। रही बात इस मैच्योरिटी और समझदारी की, तो यह सब तो बस लाइफ के कुछ रूल्स जो बचपन से अपनी फैमिली के माहौल को देखते देखते मेरे अंदर खुद ही आ गए हैं। चिंगवू, अगर तुम्हें इस सब में इतना ही इंटरेस्ट है तो हमारी शादी के बाद जब हम मेरे मैन हाउस में शिफ्ट होंगे तब तुम खुद ही सब कुछ अच्छे से समझ जाओगी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैं इतनी मेहनत इसलिए करती थी क्योंकि शिन फैमिली में कोई भी बड़ा काम संभालने वाला नहीं था। अब जब तुम मेरे सपोर्ट के लिए खड़े हो तो मुझे इतनी थका देने वाली मेहनत करने की क्या जरूरत है? उसकी यह बात बिल्कुल सच थी। जब मैं उसके साथ हूँ तो उसे सच में लाइफ में दोबारा कभी इतनी स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है। रात होने के बाद हम कार से शहर के आउटर एरिया में बने एक डॉग फाइटिंग एरिना की तरफ गए। ये बुई तुअनहेंग का अपना अड्डा था। वह आदमी अक्सर यहाँ आकर कुत्तों की लड़ाई देखना पसंद करता था और इसे अपना एंटरटेनमेंट समझता था। हमारे यहाँ आने का रीजन बुई तुअनहेंग, शिनबा वियन और लिन फोंगजी थे। ये तीनों पूरी तरह पागल हो चुके थे और इन्होंने मिलकर मुझे किडनैप करने का प्लान बनाया था ताकि मेरी जान का सौदा करके लो फैमिली से बड़े बड़े फायदे और सोर्सेज ऐंठ सकें। इन्होंने यहाँ तक प्लानिंग कर ली थी कि फायदा मिलते ही ये सब देश छोड़कर भाग जाएंगे और फॉरेन में जाकर ऐश की जिंदगी जिएंगे। लेकिन ट्विस्ट यह था कि जब बुई तुअनहेंग ने मुझे किडनैप करने के लिए अपने गुंडे भेजे तो उसके आदमियों को श्याओमू चेन के लोगों ने बहुत पहले ही दबोच लिया था और यहाँ तक कि खुद बुई तुअनहेंग को भी घसीटकर यहाँ लाया गया था। इस समय मैं एरिना की गैलरी में बैठा हुआ था और नीचे ग्राउंड के बीच में बुई तुअनहेंग को फेंक दिया गया था। वह पूरी तरह खून से लथपथ था और उसके ठीक सामने एक खतरनाक तिब्बती मास्टिफ कुत्ता जंजीर से बंधा हुआ था। यह तिब्बती मास्टिफ बुई तुअनहेंग ने ही करोड़ों की कीमत पर खरीदा था और इससे पहले इस कुत्ते ने कई लोगों को काटकर मार डाला था। वहीं मेरे बगल में शिनबा वियन और लिन फोंगची डर के मारे कांपते हुए खड़े थे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों इतने बेवकूफ निकलेंगे कि मुझे किडनैप करने का प्लान बना लेंगे। शिनचिंग
वो तो गुस्से के मारे पूरी तरह कांप रही थी। उसने अपने दांत भींचते हुए अपने पेरेंट्स से सवाल किया, मम्मी पापा आप दोनों आखिर क्या सोच रहे थे? अगर आप शिंगचेन को किडनैप करके जबरदस्ती बीजिंग के सर्कल में घुस भी जाते तो क्या लो फैमिली बाद में आप दोनों को जिंदा छोड़ देती? लिन फोंगची चिल्लाई। डरने की क्या बात, तब तक तो तीर कमान से निकल चुका होता। हमारी शिन फैमिली बीजिंग में सेटल हो चुकी होती और तू लो फैमिली की बहू बन जाती तो क्या वे सच में हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते? मैंने ठंडे लहजे में कहा, आप मरना चाहते हैं क्या? आप दोनों को शायद एलीट सोसाइटी के रूल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आप दोनों ने सच में मेरी जान को खतरे में डालने की हिम्मत की होती तो मेरे पेरेंट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे प्यार करता हूँ। वे सीधे मेरे डिसीजन को ओवर रूल करते और शीन फैमिली का नामो निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देते। इसमें चिंगवू भी शामिल होती। ये बात सुनने में बहुत क्रूर लग सकती है लेकिन यही कड़वी सच्चाई थी। मेरे पेरेंट्स चिंगवू को भी जिंदा नहीं छोड़ क्योंकि लुओ फैमिली कभी भी अपने पीछे कोई खतरा या दुश्मन बाकी नहीं रखती। बुई तुअन हैंग नीचे से चिल्लाया, यंग मास्टर लुओ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस तिब्बती मास्टिफ ने जंजीर तोड़कर उस पर अटैक कर दिया और उसकी चीखें पल भर में हमेशा के लिए बंद हो गई। मैंने चिंगवू को आगे का सीन नहीं देखने दिया। मैं तुरंत खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। शिन फैमिली के दोनों मियां बीवी भी हमारे पीछे आने लगे लेकिन मैंने उन्हें वहीं रोक दिया। मैंने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा, आप दोनों यहीं रुकिए और इस पूरे नजारे को अपनी आंखों से अच्छे से देखिए। देखने के बाद मुझे 10,000 वर्ड्स का एक अपोलॉजी लेटर लिख कर दीजिए कि आपने इससे क्या सीखा। अगर आपकी सीख गहरी नहीं लगी तो आपको यहीं रुककर इसे दोबारा देखना होगा। वैसे भी बुई फैमिली के अभी बहुत से लोग पीछे लाइन में खड़े हैं। मुझे उन सबको भी अच्छे से समझाना है कि उनके लिए क्या सही है। जहां तक मेरे होने वाले सास ससुर का सवाल था, मुझे लगा था कि इस इंसिडेंट के बाद शिनबा वियन और लिन फोंगची सुधर जाएंगे और शांति से बैठेंगे और बुई तुअन हैंग की बची कुची गैंग भी अब कोई तमाशा नहीं कर पाएगी। लेकिन मैंने उनके लालच और पागलपन को बहुत हल्के में ले लिया। 3 दिन बाद श्योमू चेन ने मेरे सामने एक नई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाकर रखी। उस रिपोर्ट के कंटेंट देखकर मैं भी थोड़ा हैरान रह गया। मालूम हुआ कि बुई तुअन हैंग का साउथ रीजन में एक दूर का अंकल था जिसने अंडरवर्ल्ड के दम पर अपना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था और उसके पास कई खतरनाक क्रिमिनल्स की एक बड़ी गैंग थी। बुई तुअन हैंग ने अपने साथ हुए इंसिडेंट से पहले ही अपने उस अंकल को हेल्प का मैसेज भेज दिया था और बताया था कि उस पर अत्याचार किया जा रहा है। अब वह अंकल अपने आदमियों को लेकर बड़ी तेजी से हाई चेन की तरफ बढ़ रहा था और सरेआम बुई तुअन हैंग का बदला लेने की धमकियां दे रहा था। इसके अलावा शिनबा वियन ने भी छुपकर बुई तुअन हैंग के उस अंकल से कांटेक्ट कर लिया था। उसने मेरी डेली लाइफ का पूरा शेड्यूल और रूट्स उस गैंग को लीक कर दिए थे और प्रॉमिस किया था कि अगर वे मुझे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो शिन फैमिली अपनी आधी प्रॉपर्टी उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर दे देगी। यहाँ तक कि शिनबा वियन ने खुद आगे बढ़कर समंदर के रास्ते से उन्हें सेफ एग्जिट दिलाने में हेल्प करने का ऑफर भी दिया था। मैंने रिपोर्ट में लिखी बातें देखी और मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। सच में कुछ लोगों को सीधी उंगली से घी निकालना पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है कि पिछली बार का लेसन उनके लिए काफी नहीं था। जब चिंगवू को इस बात का पता चला तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने रोते हुए मुझसे माफी मांगी। तुम्हें मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। मैंने उसका चेहरा पकड़कर कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये उन लोगों का अपना लालच है जो उन्हें ले डूब रहा है। अब जब वे खुद ही यह गेम खेलना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ इस गेम को एंड तक खेलूंगा। मैंने श्योमू चेन से कहा कि हमें खुद एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लीक कर दी जाए और बुई तुअन हैंग और उसके अंकल के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के सबूत उन्हें सौंप दिए जाएं। बुई तुअन हैंग के अंकल ने सालों से जो भी काले कारनामे किए थे उनमें से कोई एक छोटा सा क्राइम भी उसे पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसने के लिए काफी था। इन छोटे मोटे मच्छरों से निपटने के लिए मुझे खुद हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि मैंने सोचा था, बुई तुअन हैंग का अंकल जैसे ही अपने गैंग के साथ हाई चेंग की सीमा में एंटर हुआ, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले से जाल बिछाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उसके साथ आए क्रिमिनल्स को संभलने या पलटवार करने का एक भी मौका नहीं मिला और उन सबको एक एक करके जमीन पर पटक कर दबोच लिया गया। वे सब सड़क पर कुत्तों की तरह बेबस पड़े थे। रही बात उसके अंडरवर्ल्ड के काले बिजनेस और प्रॉपर्टीज की, तो मैंने अपने आदमियों से कहकर उन सबको पूरी तरह सीज करवा दिया और उनकी सारी वेल्थ गवर्नमेंट ने जब्त कर ली। जब शिनबा वियन को यह न्यूज मिली उस समय वह अपनी कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग ले रहा था। डर के मारे वह सीधे फर्श पर गिर पड़ा और सदमे में आ गया। काफी देर तक वह जमीन से उठ भी नहीं पाया और बोर्ड मीटिंग को वहीं रोकना पड़ा। लिन फोंगची तो यह सुनते ही रोते रोते बेहोश हो गई। होश में आने के बाद वह तुरंत भागती हुई उस होटल पहुंची जहां मैं रुका हुआ और बाहर बैठकर भीख मांगने लगी। वह होटल के गेट के सामने घुटनों के बल बैठ गई और वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वह लगातार मेरा नाम पुकार कर रो रही थी और कह रही थी कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। प्लीज शिन फैमिली को एक आखिरी चांस दे दिया जाए। होटल के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे और वे सब इस ड्रामे को देखकर आपस में कानाफूसी और गॉसिप कर रहे थे। मैं होटल के टॉप फ्लोर की बड़ी कांच की खिड़की के पास खड़ा था और नीचे लिन फोंगची की इस हालत को ठंडी नजरों से देख रहा था। मेरी आंखों में उसके लिए कोई दया या इमोशन नहीं था। मैंने सीधे अपने बॉडीगार्ड को नीचे जाकर मेरा मैसेज देने के लिए कहा। बॉडीगार्ड ने नीचे जाकर लिन फोंगची से कड़क आवाज में कहा, हमारे यंग मास्टर लो ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। आप जैसी औरत जो कभी अपनी गलतियों से नहीं
सीखती। उसे हमारे यंग मास्टर से मिलने की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत। अगर आपने दोबारा कभी हमारे यंग मास्टर या मिस शिन को परेशान करने की कोशिश की तो आपको इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। बॉडीगार्ड की यह बात सुनते ही लिन फोंगची डर के मारे कांप उठी। वह तुरंत जमीन से उठी और बिना पीछे मुड़े दुम दबाकर वहां से भाग गई। वहां तमाशा देख रही भीड़ भी यह देखकर धीरे धीरे तितर बितर हो गई। लेकिन शिन फैमिली का यह बड़ा स्कैंडल पूरे हाई चेंग की हाई सोसाइटी में आग की तरह फैल गया। जितनी भी कंपनियों के शिन फैमिली के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट थे, उन सब ने एक एक करके अपने सारे एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए। शिन फैमिली के कंपनी शेयर्स बहुत बुरी तरह क्रैश हो गए और उनकी कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई। मुझे लगा था कि इन सब मुसीबतों को झेलने के बाद शिनबा वियन और लिन फोंगची आखिरकार सुधर जाएंगे और शांत बैठेंगे, लेकिन मैंने उनके गिरने की लिमिट को फिर से बहुत ज्यादा आंक लिया था। उनके खुद के हाथों अपनी कब्र खोदने का यह रास्ता अभी खत्म होने से बहुत दूर था और इस बार तो उन लोगों ने सीधे मेरी और चिंगवू की शादी को ही अपना टारगेट बना लिया था। मैंने और चिंगवू ने बहुत पहले ही यह डिसाइड कर लिया था कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हम सगाई करेंगे और साल के एंड में हमारी शादी होगी। मैंने अपने आदमियों से कहकर सगाई की तैयारियों पर काम भी शुरू करवा दिया था, लेकिन शिनबा वियन और लिन फोंगची ने पीठ पीछे फिर से अपनी गंदी चालें चलना शुरू कर दिया। वे जगह जगह मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगे कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही खराब और डर्टी है। यहाँ तक कि उन्होंने यह झूठ भी फैलाया कि मैं अपनी फैमिली पावर के दम पर कमजोर लोगों को बुली करता हूँ और मैं चिंगू से कोई सच्चा प्यार नहीं करता, बल्कि सिर्फ हाई चेंग में शिन फैमिली के सोर्सेज का यूज करना चाहता हूँ। ये अफवाहें मार्केट में आग की तरह फैल गईं। हालांकि हाई चेंग की हाई सोसाइटी के ज्यादातर लोग यह अच्छे से जानते थे कि लिन फोंगची ये सब मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर कर रही है। फिर भी इसकी वजह से मेरी इमेज पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ने लगा था। हद तो तब हो गई जब शिनबा वियन ने छुपकर उस होटल के मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया जहां हमारी सगाई होने वाली थी। उसने वहां झूठ बोल दिया कि हमारी तरफ से यह फंक्शन कैंसिल कर दिया गया है और होटल की सर्विसेज को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी नेगेटिव बातें फैलाई कि होटल ने डर कर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो सगाई में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। मुझे उनकी इस हरकत पर इतनी तेज हंसी आई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तुरंत हाई चेंग के दूसरे सबसे बड़े लग्जरी होटल के ओनर को फोन लगाया। मेरी सिचुएशन को सुनते ही उसने बिना कोई आनाकानी किए तुरंत हमारा वेन्यू बुक कर दिया। सगाई की जगह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैंने श्याओमू चेन से कहा कि वह शिनबा वियन और लिन फोंगची के जरिए फैलाई गई उन झूठी अफवाहों और होटल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के सारे सबूत कलेक्ट करे और वो सारे प्रूफ सीधे चिंगवू को भेज दे। चिंगवू उन सबूतों को देखते ही अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसका दिल अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा के लिए खट्टा हो गया। उसने खुद आगे बढ़कर मुझसे कहा कि वह शिन फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। उसने रोते हुए कहा, शिंग चेन, मैं शिन फैमिली से अपना हर एक नाता हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, चिंगवू, तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे सामने जो सिचुएशन है उसे हैंडल कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। मैं जानता था कि चिंगवू के दिल में अभी भी उनके लिए थोड़ी जगह बाकी थी। आखिर वे उसके सगे पेरेंट्स थे जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वह किसी धर्म संकट में पड़े, लेकिन शिनबा वियन और लिन फोंगची की इन हरकतों ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया था। अब मैं उन्हें सुधरने का एक भी चांस नहीं देने वाला था। एक हफ्ते बाद रोशनी और फूलों से सजे उस भव्य होटल में मेरी और चिंगवू की सगाई का फंक्शन बहुत ही शानदार तरीके से पूरा हुआ। वहां आए हर एक गेस्ट ने हमें दिल से विश किया। शिनबा वियन और लिन फोंगची को इस फंक्शन का इनविटेशन नहीं मिला, फिर भी वे अपनी बची कुची इज्जत दांव पर लगाकर होटल के मेन गेट पर तमाशा करने पहुंच गए। लिन फोंगची होटल के बाहर जमीन पर लेटकर रोने का नाटक करने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, इस लड़के ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। वहीं शिनबा वियन साइड में खड़ा होकर मुझ पर उंगली उठाने लगा कि मैंने शिन फैमिली के बिजनेस को बर्बाद कर दिया है। वे दोनों जबरदस्ती हॉल के अंदर घुसकर सगाई का फंक्शन खराब करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, मुझे पहले से ही आइडिया था कि वे ऐसा कोई ड्रामा जरूर करेंगे, इसलिए मैंने होटल के बाहर भारी सिक्योरिटी और पर्सनल बॉडीगार्ड्स तैनात कर रखे थे। जैसे ही उन्होंने गेट पर हंगामा शुरू किया, मेरे बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उन्हें दबोच लिया और घसीटते हुए होटल के बगल वाली एक सुनसान गली में ले गए। मैंने बॉडीगार्ड्स के जरिए उन्हें एक सीधा और कड़ा मैसेज भिजवाया, अगर दोबारा कभी ऐसा तमाशा करने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ इस गली में लाकर नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे यंग मास्टर लू ने साफ कहा है कि अगर आपने दोबारा कोई गड़बड़ की तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, जहां आप जिंदगी भर चक्की पीसते रहेंगे, या फिर आपको इस दुनिया से ऐसे गायब कर दिया जाएगा कि आपका कोई सुराग तक नहीं मिलेगा। ये सुनते ही शिनबा वियन और लिन फोंगची के डर के मारे तोते उड़ गए और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग गए। सगाई का फंक्शन खत्म होने के बाद मैंने चिंगवू से कहा, जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा हम वर्ल्ड टूर पर निकलेंगे। ये सुनते ही चिंगवू के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और हैप्पी स्माइल आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शिंग चेन, बिल्कुल। मैं और चिंगवू इस ट्रिप की प्लानिंग करने में बिजी थे और हम
अपने रूट्स और डिटेल्स डिसाइड कर ही रहे थे कि तभी श्याओमू चेन मेरे पास एक और बुरी खबर लेकर आया। पता चला कि लिन फेंगची ने अपनी किसी पुरानी और गंदी ट्रिक का यूज करके बीजिंग की सबसे रईस और पावरफुल हुआक फैमिली से कांटेक्ट कर लिया था। हुआक फैमिली बीजिंग की एलीट सोसाइटी का एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम थी, जिनका बिजनेस कई अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ था और उनकी पावर को कम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि कोर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पर कंट्रोल और इंटरनेशनल लेवल के इन्फ्लुएंस के मामले में वे हमारी लू फैमिली से काफी पीछे थे। पिछले कुछ सालों से वे हमारी लुओ फैमिली को अपना सबसे बड़ा बिजनेस राइवल मानते आए थे। वे हमेशा हमें नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे और बिजनेस मार्केट में हमारे कामों में रोड़ा अटकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लिन फेंगची ने मुझसे बदला लेने के लिए लॉ फैमिली के कुछ बिजनेस सीक्रेट्स चुराकर सीधे हुआक फैमिली को सौंप दिए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरे और चिंगवू के रिश्ते की बातों को मिर्च मसाला लगाकर हुआक फैमिली के हेड को सुनाया था और कहा था कि मैं एक लड़की के चक्कर में अपनी खुद की फैमिली के बिजनेस और फायदों को दांव पर लगा रहा हूं और मैं बहुत जल्द लुओ फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। वह जानबूझकर मेरे और हुआक फैमिली के बीच की दुश्मनी को और ज्यादा भड़का रही थी ताकि हुआक फैमिली इस मौके का फायदा उठाकर मुझ पर सीधा अटैक कर दे। लिन फेंगची ने हुआक फैमिली से यह प्रॉमिस भी किया था कि अगर वे मुझे बर्बाद करने में उसकी हेल्प करते हैं तो शिन फैमिली हमेशा के लिए हुआक फैमिली की गुलाम बन जाएगी और हाई चेंग में उनकी एक मोहरे की तरह काम करेगी। श्याओमू चेन ने लिन फेंगची और हुआक फैमिली के बीच हुई बातचीत के कॉल लॉग और उसके जरिए लीक किए गए उन बिजनेस सीक्रेट्स की पूरी फाइल बनाकर मेरे सामने रख दी। मैंने उस फाइल के पन्नों को पलटा। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे करीब से जानते थे वे यह अच्छे से समझ सकते थे कि मेरा यह शांत चेहरा ही मेरे सबसे खतरनाक गुस्से की निशानी है। शिनबा वियन और लिन फेंगची सच में अपनी मौत को खुद दावत दे रहे थे। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वे मेरे खिलाफ हुआक फैमिली से हाथ मिला लें। उन्हें सच में लगता है कि हुआक फैमिली उनकी हेल्प करने के लिए आगे आएगी। यह उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। भले ही हुआक फैमिली लू फैमिली की कॉम्पिटिटर थी, लेकिन उन्हें भी अपनी लिमिट्स अच्छे से पता थी। वे शिन फैमिली जैसी एक मामूली और घिसी पिटी फैमिली के लिए लुओ फैमिली के साथ सीधे दुश्मनी मोल लेने का रिस्क कभी नहीं उठाते। और सबसे मजेदार बात तो यह थी कि लिन फेंगची ने जिन सीक्रेट्स को लीक किया था वे सब तो बस कुछ मामूली और फेक इन्फॉर्मेशन थी, जिन्हें मैंने खुद जानबूझकर मार्केट में लीक करवाया था। लुओ फैमिली के असली कोर सीक्रेट्स तक पहुंच पाना तो दूर, उनकी परछाई को छूने की भी उसकी औकात नहीं थी। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और सीधे हुआक चान शान को कॉल लगा दिया। फोन पर सिर्फ 3 बार घंटी बजी और उधर से आवाज आई, छोटे लू, आज इस बूढ़े की याद कैसे आ गई तुम्हें? अंकल हुआक, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस बात की खबर मिल चुकी होगी। लिन फेंगची आपसे कांटेक्ट करने आई थी, सही कहा ना? हुआक चान शान एक पल के लिए खामोश रहे, फिर उन्होंने एक ठंडी सांस ली। छोटे लू, मुझे इस बारे में पता चल गया है। वह औरत सच में अपनी औकात भूल चुकी है और उसे आसमान की ऊंचाई का जरा भी अंदाजा नहीं है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। हुआक फैमिली का लेवल इतना नहीं गिरा है कि हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर वार करें, और न ही हम किसी बाहरी इंसान के हाथ की कठपुतली बनेंगे। मुझे उनके मुंह से बस इसी एक बात की उम्मीद थी। तो फिर इस बात के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू अंकल हुआक। लेकिन लिन फेंगची ने जो लुओ फैमिली के बिजनेस इंफॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश की है और हम दोनों फैमिलीज के बीच दरार डालने की गंदी साजिश रची है, इस बात को मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। ये तो बिल्कुल जायज बात है। आखिर गलती शिन फैमिली की ही है। तुम उनके साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव कर सकते हो। हुआक फैमिली इस मामले में बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगी। जी ठीक है। मैंने फोन रखकर अपने सिर को थोड़ा सहलाया और फिर अपने बगल में खड़े श्याओमू चेन की तरफ देखा। अभी के अभी ऑर्डर पास करो और शिन फैमिली के सारे बिजनेस और प्रॉपर्टीज को पूरी तरह टेक ओवर कर लो, चाहे उनके कंपनी शेयर्स हों या उनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि शिन फैमिली का नामो निशान हाई चेंग से हमेशा के लिए मिट जाए। श्याओमू चेन की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। बिल्कुल समझ गया लू बॉस, मैं तुरंत इसका अरेंजमेंट करता हूँ। लुओ फैमिली की असली ताकत ऐसी नहीं थी जिसका सामना शिन फैमिली जैसी मामूली फैमिली कर पाती। 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि शिन फैमिली का ज्यादातर बिजनेस और प्रॉपर्टीज हमने पूरी तरह खरीद ली। उनकी बची कुची जो थोड़ी बहुत एसेट्स थी वे भी फंड्स ब्लॉक होने और बैंक करप्ट होने की वजह से पूरी तरह नीलाम हो गई। शिनबा वियन और लिन फेंगची सिर्फ एक ही रात में पूरी तरह सड़क पर आ गए और उनके सिर पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। जब कर्ज वसूलने वाले लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए और उन्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिली तो वे एक बार फिर भागते हुए मेरी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे आकर तमाशा करने लगे। लेकिन इस बार मैंने उन पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। मैंने सीधे अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया कि उन्हें दबोचकर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाए। हमने उन पर सरेआम हंगामा करने और कमर्शियल फ्रॉड का केस दर्ज करवाकर उन पर मुकदमा चला दिया। कोर्ट ने भी इस मामले में बहुत तेजी से अपना फैसला सुनाया। कमर्शियल फ्रॉड के जुर्म में शिनबा वियन को 5 साल और लिन फेंगची को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उनकी बची कुची सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज को कर्ज चुकाने के लिए गवर्नमेंट ने सीज कर लिया। जब चिंगवू को कोर्ट के इस फैसले का पता चला तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप मेरी छाती से आकर लग गई। मैं अच्छे से जानता था कि उसे अंदर से बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन यह सब शिनबा वियन और लिन फेंगची के अपने कर्मों का फल था। इसके लिए वे किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते थे। मैंने प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। चिंगवू ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। हाँ, मुझे आप पर पूरा यकीन है। जिस दिन शिन फैमिली के पूरी तरह बर्बाद होने की खबर पूरे हाई चेंग में फैली, मैंने बिना किसी सिंपैथी के उनके नाम पर बची आखिरी पर्सनल वेल्थ
वेल्थ को भी पूरी तरह फ्रीज करवा दिया। यहाँ तक कि जेल में उनके खाने पीने या रहने के लिए एक छोटा सा रुपया भी उनके पास नहीं बचा। मैंने स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट को यह गाइडलाइन दी कि उन दोनों को जेल के अंदर के सारे काम आम कैदियों की तरह ही करने होंगे। उन्हें वहां कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट या छोटा सा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। रही बात उन छोटे मोटे बिजनेसमैन और चापलूसों की जिन्होंने पास्ट में शिन फैमिली के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें रची थी, मैंने उन्हें भी नहीं बख्शा। शाओमू चेन ने अपनी टीम लेकर उन सभी लोगों का एक एक करके सफाया करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ के बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गए और उन्हें हाई चेंग छोड़कर भागना पड़ा, तो कुछ सीधे जेल में शिनबा वेन और लिन फोंग ची के पड़ोसी बन गए। हाई चेंग के पूरे बिजनेस मार्केट को मैंने अपने हिसाब से पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस दिन के बाद से पूरे शहर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह लुओ फैमिली की पावर और रुतबे को हल्के में लेने की भूल करे। यहाँ तक कि बीजिंग की उस बड़ी हुआक फैमिली ने भी खुद आगे बढ़कर हमें एक मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने बिजनेस मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नाम करने की बात कही। वे बस लुओ फैमिली के साथ शांति से अपने रिश्ते बनाए रखना चाहते थे। मैंने उनके इस प्रपोजल को न तो एक्सेप्ट किया और न ही रिजेक्ट किया। मैंने बस शाओमू चेन से कहकर उन्हें एक सीधा सा जवाब भिजवा दिया। हाई चेंग पूरी तरह से लुओ फैमिली का इलाका है। यहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ मेरे हिसाब से तय होंगे। अगर किसी ने भी अपनी लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की तो उसे इसकी बहुत बड़ी और खौफनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। और शिन फैमिली इसका सबसे बड़ा और जीता जागता एग्जाम्पल है, जो आज अपने कर्मों की सजा भुगत रही है।